सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं कि स्वतंत्रतापूर्वक गिरते हुए किसी पिंड की यांत्रिक ऊर्जा, जिसको हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, वो हमेशा जो होती है कांस्टेंट होती है, नियत होती है। या हम कह सकते हैं कि मान लो किसी बॉडी को फ्री फॉल करते नीचे गिराते हैं ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर, गुरुत्व बल के अंतर्गत यदि मान लो किसी वस्तु को हम स्वतंत्रतापूर्वक नीचे की ओर छोड़ते हैं तो उसकी जो टोटल एनर्जी, जिसको हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, वो हमेशा नियत या कांस्टेंट रहती है। ये अपने को सिद्ध करना। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्या सिद्ध करना है। कि यदि किसी वस्तु को, कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, उसको हम फ्री फॉल कर रहे हैं, ऊपर से गिरा रहे हैं, स्वतंत्रतापूर्वक फ्री फॉल कर रहे हैं अंडर ग्रेविटी, गुरुत्व के अंतर्गत यदि हम छोड़ रहे उसको नीचे की ओर, तो उसकी जो टोटल एनर्जी, जिसको हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। या कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यानी जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसका जो प्रिंसिपल होता है कि वो हमेशा कांस्टेंट होती है, नियत होती है। ये हम प्रूव करेंगे। तो इसके लिए क्या किया हमने कि मान लो कोई वस्तु है, उसको हमने ऊपर से नीचे गिरा है। ये हमारे पास इसके बॉडी है, वस्तु ऑब्जेक्ट है। अब यदि ये इसके पास स्थिर है तो ध्यान रखना कि इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv का स्क्वायर। यदि मान लो वस्तु स्थिर है, इसके हाथ में पकड़ी हुई, तो क्या है, इसके पास में कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, गति ऊर्जा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी काइनेटिक एनर्जी? क्योंकि वो डिपेंड किस पे करती है? वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, वेग पर निर्भर करती है। तो चूंकि इसके पास वेलोसिटी नहीं है, वो पकड़ के खड़ा है, तो इसलिए इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। मान लो इसको बॉल को नीचे गिरा देते हैं तो क्या होगा? बॉल जब नीचे जाएगी तो क्या होगा? इसके पास में काइनेटिक एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि इसके पास में वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी होने के कारण से उसके पास काइनेटिक एनर्जी प्राप्त हो जाएगी, ऑब्टेन हो जाएगी। यहाँ पर इसकी हाइट थी, हाइट के कारण से जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थिति ऊर्जा का सूत्र होता है। ये स्थिति ऊर्जा है, स्थिति ऊर्जा, और ये हमारे पास में गति ऊर्जा। दो तरह की ऊर्जा होती है, गति ऊर्जा। तो जब भी हम गति ऊर्जा की बात करते हैं तो उसकी वेलोसिटी होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी उसकी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी होगी तो इसकी गति ऊर्जा होगी 12 mv का स्क्वायर, 1/2 mv का वर्ग। ये गति ऊर्जा का सूत्र होता है। और ये पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थिति ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। यदि पोटेंशियल एनर्जी अपने को प्राप्त करना है तो h मतलब हाइट होना चाहिए। हाइट हमेशा अर्थ सरफेस से, पृथ्वी की सतह से मेजर करते हैं, मापते हैं, इसी ध्यान रखना। तो यदि ये ऊपर पकड़ा हुआ है तो इसके पास में केवल कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी, केवल स्थिति ऊर्जा होगी और वो mgh होगी। जब इसको हम छोड़ेंगे तो इसके पास में पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इसकी पृथ्वी की सतह से कुछ हाइट है, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, साथ में वो वेग भी होगा, उसका वो गति कर रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो अब अपने को प्रूव करना है कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी और जो काइनेटिक एनर्जी होती है, इन दोनों का जो टोटल होता है, सम होता है, योग होता है, उस योग को हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी या यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो हम सिद्ध करेंगे कि जो टोटल ऊर्जा होगी, यानी जो मैकेनिकल एनर्जी होगी, मैकेनिकल एनर्जी किसको कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का जो सम होता है, योग होता है, उस योग को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं या उसको हम कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी कहते हैं। अब हम प्रूव करेंगे कि जो यांत्रिक ऊर्जा होती है हमेशा कांस्टेंट होती है, नियत होती है। तो मान लो कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है, ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको पकड़ के रखा है। तो हम इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, दोनों का टोटल निकालेंगे, सम करेंगे, तो क्या निकल आएगी हमारे पास? मैकेनिकल एनर्जी या कुल ऊर्जा निकल आएगी। ये पॉइंट ए दे दिया हमने, ये पॉइंट बी दे दिया, ये पॉइंट सी दे दिया। तीन अलग अलग पॉइंट हम क्या करेंगे? मैकेनिकल एनर्जी यानी कुल ऊर्जा निकालेंगे। तो मैकेनिकल एनर्जी किसको कहेंगे? यांत्रिक ऊर्जा किसको कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी मतलब गति ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा, इन दोनों का योग मैकेनिकल एनर्जी कहलाएगा। ध्यान रखना, गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा, इन दोनों का जो सम होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इस कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी, जिसको हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। ध्यान रखना, दोनों का सम।
अब हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे पॉइंट ए पे, पहले बिंदु ए पर निकालेंगे, पॉइंट ए पर, बिंदु ए पर सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी इक्वल हाफ एम वी का स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी। जब भी हम काइनेटिक एनर्जी बात करेंगे हाफ एम वी का स्क्वायर 1/2 एम वी का वर्ग, ये गति ऊर्जा का सूत्र होता है। ये गति ऊर्जा का सूत्र 1/2 एम वी का वर्ग होता है। अब यहाँ पे देखो ये ए पोजीशन पे इसको हमने पकड़ के रखा है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लें ये वाली पोजीशन हमारे पास, ये इसको हमने पकड़ के रखा है। अब इसको हमने छोड़ा नहीं है, ये ए पोजीशन मान लिया हमने, ये वाली स्थिति है मान ली, ठीक है। यहाँ पर देखो इसकी गति ऊर्जा कितनी होगी, क्योंकि पकड़ के रखा है, इसकी वेलोसिटी नहीं होगी, वेग नहीं होगा, इसलिए गति ऊर्जा कितनी होगी, 0 होगी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हमारे पास में 1/2 एम, इसकी वेलोसिटी 0 पुट कर देना तो कितनी आ जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, 0। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालो। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला था mgh। h जो होती है वो अर्थ सरफेस से हाइट होती है। सपोज ये अर्थ सरफेस से h हाइट पर स्थित है, ये अर्थ सरफेस है और इसकी हाइट हमने h मान ली, यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमने h मान ली, ठीक है। पृथ्वी की सतह से इसकी ऊंचाई h है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी mg, और पृथ्वी की सतह से ऊंचाई हमेशा, हाइट हमेशा अर्थ सरफेस से लेना, हाइट हमेशा अर्थ सरफेस से लेना। तो हाइट इसके बॉडी की, इस वस्तु की हमारे अर्थ सरफेस हाइट h है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है mgh। तो मैकेनिकल एनर्जी निकालो। मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 0, प्लस मैकेनिकल एनर्जी कितनी आई, mgh, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी mgh है, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, mgh। तो ए पॉइंट पे हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी आ रही है mgh। ए पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी mgh है, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी क्योंकि वो स्थिर है, इसलिए टोटल एनर्जी उसकी पोटेंशियल एनर्जी ही होगी। बी पॉइंट की बात करते हैं, बिंदु बी पर, पॉइंट बी पर, बिंदु बी पर। अब देखो बिंदु बी पर यहाँ से हमने इसको छोड़ा और यहाँ पे सपोज हमने यहाँ पे देखो यहाँ से हमने छोड़ा था और ये बी पॉइंट मान लिया, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट आ गया। अब देखो यहाँ से हमने छोड़ा तो यहाँ तक आ गई, नीचे आ गई, तो कुछ हाइट नीचे आ गई है, यहाँ तक ये आ गई, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आ गई। ये डिस्प्लेसमेंट मान लो x मान लिया हमने, ये विस्थापन को हमने x मान लिया, यहाँ से आ गया। अब चूंकि जब गिरेगी तो इसका कुछ वेलोसिटी होगी, इसका वेग होगा यहाँ पर, क्योंकि गिर रही है। यहाँ पर वेग b पर वेग हमने v1 मान लिया, ठीक है, v1 b पर वेग हमने v1 मान लिया। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, फिर दोनों का सम कर देंगे तो टोटल एनर्जी ज्ञात होगी। तो पहले काइनेटिक एनर्जी बिंदु पॉइंट बी पे देखेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 एम वी का स्क्वायर, लेकिन v की जगह हमने वेलोसिटी v1 मान रखी है, ये हो जाएगा 1/2 एम v1 का स्क्वायर, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। अब v1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो v1 की वैल्यू हम गति के तीसरे समीकरण से ज्ञात करेंगे। गति का जो तीसरा समीकरण हमने पढ़ा था, गति का थर्ड समीकरण क्या होता है, गति का थर्ड समीकरण v² u² प्लस 2as, ये गति का तीसरा समीकरण होता है। गति का तीसरा समीकरण v² u² प्लस 2as। अब देखो v वेलोसिटी कितनी है अपने पास, v1, यहाँ पर v की जगह v1 आएगा, इक्वल टू u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, जब यहाँ पे थी तब ये प्रारंभिक वेग कहलाता है। यहाँ पे वेग कितना था, 0, यहाँ पे अपने 0 रख दिया स्क्वायर पर, प्लस 2 a विस्थापन, सॉरी a एक्सेलरेशन होता है त्वरण, त्वरण को हम g से प्रदर्शित करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, a की जगह g पुट कर दिया, रखते हैं। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से छोड़ा था a से छोड़ा था b पे आए, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, x, तो इसलिए हमने x रख दिया, x यानी v1² इक्वल टू हो जाएगा 2gx। तो इस तरह से v1 की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली। ये v1 की वैल्यू ज्ञात कर लिए, फाइंड कर लिए, यहाँ रख दो तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ज्ञात हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 m v1 का स्क्वायर था, v1 का स्क्वायर, v1 की जगह v1 को वैल्यू पुट कर देंगे m
V1 की वैल्यू कितनी है, ये 2gx इंटू 2gx, कैसे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा mgx। इस तरह से काइनेटिक एनर्जी हमारे पास B पे आ रही है mgx। इसी प्रकार से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे B पे, ये B पे स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। तो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला था mgh, पोटेंशियल एनर्जी mgh, पोटेंशियल एनर्जी 8.b mg। h मतलब पृथ्वी की सतह से हाइट, ध्यान रखना। अब पृथ्वी की सतह से हाइट कितनी है इसकी, इतनी, ये b की बात करें अभी, यहाँ पोजीशन पे है b पे। पृथ्वी की सतह से इसकी हाइट कितनी, टोटल हाइट कितनी मानी थी h, ये कितनी मानी है x, ये जो हाइट होगी ये यहाँ से यहाँ तक की h माइनस x होगी, ध्यान रखना। पूरी h है, इतनी h है, और ये x है, ये x है, तो बची हुई ये वाली हाइट h में से x को माइनस कर दो, तो h माइनस x हो जाएगा। तो जब भी हम हाइट की बात करेंगे, हाइट मतलब अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह से लेना, और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कहाँ से ना, ऊपर से, यहाँ से जहाँ से गिरा वहाँ से। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा, हाइट h माइनस x, क्योंकि b पोजीशन की हाइट कितनी है, b पोजीशन की हाइट पृथ्वी की सतह से h माइनस x है, h माइनस x है, इसलिए हाइट हमेशा अर्थ सरफेस से ही लेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा अर्थ सरफेस के रेफरेंस में ज्ञात करते हैं। ये हो जाएगी mgh माइनस x। तो मैकेनिकल एनर्जी निकालो, मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का सम कर दो, दोनों काइनेटिक एनर्जी कितनी है mgx प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh माइनस x, तो इन दोनों का टोटल लगा दो mgx प्लस mgh माइनस mgx, तो mgx कट जाएगा, तो mgh कट जाएगा। B पे मैकेनिकल एनर्जी कितनी आ रही है, यांत्रिक ऊर्जा कितनी आ रही है, या कुल ऊर्जा कितनी आ रही है, mgh आ रही है, mgh। ये B पे हमारे पास mgh आ रही है, ठीक। अब बिंदु C पे आया, पॉइंट C पे, पॉइंट C मतलब ये वाला पॉइंट, ये A था, ये B था, और ये C पॉइंट, ठीक है, C पॉइंट। अब इसकी हम बात करें, केवल इसकी, इन दोनों पॉइंट की हमने देख ली, इसकी mgh चाहिए, इसकी mgh चाहिए, A पॉइंट की, B पॉइंट की भी mgh चाहिए। अब हम थर्ड पॉइंट C की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट बिंदु C पर, बिंदु C पर, पॉइंट C पर काइनेटिक एनर्जी फार्मूला 1/2 m v2 का स्क्वायर, यहाँ हमने वेलोसिटी v2 माने, यहाँ जब गिरती है यहाँ तो वेलोसिटी हमने v2 माने, v2 का स्क्वायर, v2 गति ऊर्जा का सूत्र है 1/2 m v का वर्ग, v की जगह v2 का स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। अब v2 का मान निकालेंगे गति के तीसरे समीकरण से, गति के थर्ड समीकरण से, क्या था गति का थर्ड समीकरण, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये गति का तीसरा समीकरण होता है। v की जगह v2 का स्क्वायर रखो, क्योंकि वेग हमने v2 स्क्वायर और v2 माना, u प्रारंभिक है 0, a एक्सेलरेशन g होता है, और विस्थापन कितना होगा, यहाँ से छोड़ा था और यहाँ पे आ गई, बस यहाँ से छोड़ा है और यहाँ तक आ गई, ये जो विस्थापन है, टोटल विस्थापन h होगा, पृथ्वी की सतह से उसकी ऊंचाई में h मान लेते हैं, तो टोटल विस्थापन कितना आ जाएगा h, तो v2 स्क्वायर आ जाएगा हमारा 2gh, ठीक है। ये v2 स्क्वायर का मान गति का तीसरे समीकरण से निकालें, ये v2 स्क्वायर पर 2gh हो गया, क्या मान सकते हैं 2gh, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास में आ जाएगी 1/2 m v2 स्क्वायर की जगह 2gh रखो, 2gh, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, mgh आ जाएगा, mgh आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट C की mgh, देखो ये C पॉइंट कहाँ पे, पृथ्वी की सतह पे स्थित है, ध्यान रखना। तो पृथ्वी की सतह से इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि पृथ्वी की सतह पे आ गया। तो जब भी हम ऊंचाई की बात करते हैं, पृथ्वी की सतह से अर्थ सरफेस से उसकी डिस्टेंस हाइट मापना, तो जब इसकी पृथ्वी की सतह से ऊंचाई 0 है, तो क्या लिखेंगे, हाइट यहाँ पर mgh, h का मान कितना है 0, यानी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि अर्थ सरफेस पर हाइट कितनी होगी 0, mgh
पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh और h का मान 0 है क्यों? क्योंकि हम अर्थ सरफेस की बात करें, ऊंचाई 0 है इसलिए h की जगह 0 रखेंगे, इसका 0 का से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। मैकेनिकल एनर्जी यानी टोटल एनर्जी निकालेंगे, यांत्रिक काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों प्लस होगा। काइनेटिक कितनी है? काइनेटिक एनर्जी हमारे पास में है mgh प्लस मैकेनिकल कितनी है? 0 है। टोटल कितने आ गए? mgh। ठीक है, पॉइंट सी पर कितने आ रहे? mgh आ रही। पॉइंट बी पे कितनी आई थी? mgh आ रही। पॉइंट ए पे कितनी आ रही है? mgh आ रही। ठीक है, तीनों पॉइंट पर टोटल एनर्जी, इसको हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का सम, दोनों का योग हमेशा mgh ही होता है, मतलब एक समान होता है, कांस्टेंट होता है, नियत होता है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, इसको इक्वेशन सेकंड दे दी, इसको इक्वेशन सेकंड दे दी बी पॉइंट और इसको हमने इक्वेशन थर्ड दे दी। तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से क्लियर है, हमारे पास स्पष्ट है कि तीनों पॉइंट पे, तीनों बिंदुओं पर जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है, हमेशा नियत होती है, कांस्टेंट होती है, mgh होती है, कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, एक चीज इसमें ध्यान रखना है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी बदलती है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है काइनेटिक एनर्जी में, दोनों एनर्जी एक दूसरे में बदलती रहती है। जैसे मान लो कि एक अर्थ सरफेस पे काइनेटिक एनर्जी, ये जो गति करे इसकी काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी, फिर काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो यानी कहना मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों आपस में क्या होती है? बदलती रहती है। कभी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, कभी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, कभी दोनों बराबर आ जाती है, बीच में आ जाती है। यानी कहते हैं कि दोनों एक दूसरे में बदलती रहती है, परंतु दोनों का योग, दोनों की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। जैसे ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर ये धीरे धीरे जाएगी तो इसको पोटेंशियल एनर्जी, हाइट बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। यहाँ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। फिर नीचे आएगी तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर होगी जब नीचे आएगी, और लास्ट में पृथ्वी सतह पे आएगी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। यानी दोनों एनर्जी जो होती है आपस में बदलती रहती है। जैसे हम ऊपर फेंकते हैं तो जैसे जैसे ऊपर फेंकते हैं ऊपर जाती वस्तु क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है, हाइट बढ़ती जाती है और काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है। वस्तु जैसे नीचे आती है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है। दोनों एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती है, लेकिन टोटल दोनों का सम हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। जैसे यहाँ पर बता रहा है ये एक काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों आपस में बदलती रहती है, लेकिन दोनों का जो टोटल, ये टोटल एनर्जी ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो हमेशा ध्यान रखना कि यांत्रिक ऊर्जा हमेशा नियत होगी, गति ऊर्जा स्थिति ऊर्जा बदल सकती है या स्थिति ऊर्जा गति ऊर्जा बदलेगी, लेकिन दोनों का योग हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। तो इस प्रकार से हम सिद्ध कर चुके हैं कि यदि दो वस्तुएं, यदि किसी वस्तु को हम पृथ्वी सतह से ऊपर नीचे गिराते हैं तो उसकी टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट या नियत होती है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।